आज भारत तिब्बत सहयोग मंच के राष्ट्रीय महामंत्री पंकज गोयल जी ने हिंदी न्यूज वन चैनल के संवाददाता कपिल श्रीवास्तव से खास बातचीत में कहा कि भारत तिब्बत सहयोग मंच को 23 वर्ष हो चुके हैं और इसकी स्थापना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक श्री इंद्रेश कुमार जी ने 5 मई 1999 को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भारत तिब्बत सहयोग मंच की स्थापना की गई थी और भारत तिब्बत सहयोग मंच के राष्ट्रीय महामंत्री पंकज गोयल जी ने हमारे चैनल के दर्शकों को भारत तिब्बत सहयोग मंच के बारे में विस्तार रूप से बताया। नमस्कार, मैं हूं कपिल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज वन। आज आप पहुंचे हैं दिल्ली भारत तिब्बत सहयोग मंच के महामंत्री जो कि राष्ट्रीय महामंत्री हैं पंकज गोयल जी। उनसे ही पूछेंगे कि भारत तिब्बत सहयोग मंच आखिर में है क्या। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में आपका। और भारत तिब्बत सहयोग मंच है क्या, ज़रा आज हमारे दर्शकों को आप बताइए। सबसे पहले तो मैं नमस्कार कहूँगा और आपका आभार व्यक्त करूँगा जो इस चैनल को देख रहे हैं ऐसे सभी दर्शकों को। ऐसा है, भारत तिब्बत सहयोग मंच नाम से ही ध्यान में आता है कि तिब्बत शब्द जुड़ा है। तो और आज तिब्बत पर चीन का कब्जा है, जो कि ये कहा जाता है कि चीन ने 1959 में एक शांत प्रिय देश, जो कि विश्व की छत कहा जाने वाला देश और आध्यात्मिक दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान, उस पर चीन ने जबरन कब्जा किया। और 1959 से लेकर के आज तक चीन ने उस पर कब्जा किया हुआ है। आज तिब्बत की स्थिति ये है कि वहाँ कोई भी तिब्बती अपनी भाषा को जीवित रखने के लिए उसके लिए आवाज़ उठाता है तो उसको जेल में डालकर उसकी हत्या कर दी जाती है। कोई अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचाने की बात करता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। कोई अपने इतिहास के और अन्य चीज़ों को बचा के रखने की बात करता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है और मार दिया जाता है। तो ऐसे तमाम चीज़ें और मानव अधिकार की अगर ये कहा जाए कि विश्व में सबसे अधिक धज्जियाँ उड़ाई गई तो वो तिब्बत में चीन के द्वारा उड़ाई गई। और मैं ये कहूँ कि विश्व की छत पर्यावरण के दृष्टि से केवल तिब्बत में ही नहीं, भारत में ही नहीं, हिमालयन रीजन में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में जो आज पर्यावरण का जो इतना नुकसान हुआ वो केवल चीन के द्वारा तिब्बत में होने के कारण उसका असर पूरे विश्व पर पड़ रहा है। ऐसी तमाम बातों को ध्यान में रख करके और तिब्बतियों को अपना घर, अपना देश मिलना चाहिए। और भारत का पड़ोसी देश तिब्बती रहा है। ये कहा जा सकता है कि जितना पुराना हिमालय उतना पुराना तिब्बत और उतने पुराने भारत और तिब्बत के आत्मिक संबंध हैं। और हमारे यानी भारत और तिब्बत के रोटी बेटी के संबंध रहे हैं। वहाँ की बेटियाँ भारत में आती थी शादी हो करके, ऐसी भारत की बेटियाँ तिब्बत में शादी होकर जाती थी। तो यानी कि हमारे पारिवारिक भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी ऐसे ऐतिहासिक संबंध तिब्बत के साथ में भारत के रहे हैं। चीन से भारत की इतिहास में कभी सीमा नहीं मिलती थी। और हम एक नारा देते हैं कि चीन की सीमा चीनी दीवार, बाकी सब कब्जा है। वह नारा भी इसलिए बना कि इतिहास में चीन के राजा महाराजाओं ने या चीन के जो प्रशासक रहे, उन्होंने अपने देश की रक्षा सुरक्षा के लिए उस विशालकाय चीनी दीवार का निर्माण किया कि कोई बाहरी व्यक्ति, आक्रमणकारी हमारे देश में ना आ जाए। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट होता है कि जो चीनी सीमा है, चीनी दीवार है, यानी चीन की सीमा वहाँ तक है, उसके बाद में बाकी सब कब्जा है। तो चीन को वह सब छोड़ना चाहिए और तिब्बत और बाकी सबको आज़ाद करना चाहिए। उसने बहुत सारे और भी जगह जगह कब्जे किए हुए हैं। मैं तो उसको चीन को ये कहा करता हूँ कि ये भूमाफिया है, ज़मीन पर कब्जा करने वाला देश है। और तिब्बत का विषय मैं ये कहता हूँ आध्यात्मिक दृष्टि से, क्योंकि हमारे आराध्य देव करोड़ों करोड़ों आस्थावान जो शंकर जी के भक्त हैं, वे सभी चाहते हैं कि हम सभी कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए बिना वीज़ा पासपोर्ट के जाएं, क्योंकि भगवान शंकर जी का निवास स्थान कैलाश मानसरोवर वह भी तिब्बत में है। तो उस पर भी चीन ने नाजायज़ रूप से कब्जा किया हुआ है। तो इन सारी बातों को ध्यान में करते हुए, तिब्बतियों की पीड़ा को ध्यान करते हुए 5 मई 1999 को
अब पूरे 23 वर्ष हो गए। उस समय माननीय इंद्रेश कुमार जी जो संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भारत तिब्बत सहयोग मंच की स्थापना की। और मैं ये भी कह सकता हूँ, जिस समय भारत तिब्बत सहयोग मंच की स्थापना की, उस समय तिब्बत का जो विषय है वो एक मृतप्राय की तरह हो गया था। यानी लोगों में किसी प्रकार की चर्चा नहीं, कोई विचार नहीं, बस तिब्बती उस अपने देश की आज़ादी के लिए थोड़ा बहुत जहाँ कहीं कुछ कर पाते थे वो कुछ कर लिया करते थे। लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में भारत तिब्बत सहयोग मंच ने माननीय इंद्रेश कुमार जी के मार्गदर्शन में 47 प्रांतों में और लगभग 350 से अधिक जिलों में सक्रिय रूप से इकाइयों का गठन करके आज लाखों लाख कार्यकर्ता भारत तिब्बत सहयोग मंच के व्यक्ति व्यक्ति को जगाने का, बताने का काम कर रहे हैं। चीन की जो धूर्त नीतियां हैं वो जन जन तक पहुंचा रहे हैं और अपने आराध्य देव भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश मानसरोवर वह मुक्त होना चाहिए, उसके लिए पूरे हिंदुस्तान में एक विशाल रूप से, एक बड़े रूप से यह जनजागरण भारत तिब्बत सहयोग मंच कर रहा है। 23 साल पहले भारत तिब्बत सहयोग मंच क्या था और 23 साल बाद आज भारत तिब्बत सहयोग मंच क्या है? आपने तो प्रश्न ऐसा किया जब एक छोटा बच्चा होता है 23 साल, और 23 साल की आयु होने के बाद वो एक युवा अवस्था में आ जाता है। तो ऐसे ही जब 23 साल पहले भारत तिब्बत सहयोग मंच की स्थापना हुई, वो उस समय उसका बीजोरोपण हुआ, फिर वो शैशव काल में आया यानी शिशु हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे बाल अवस्था में आया और आज तरुण हो गया है। तो ऐसे ही भारत तिब्बत सहयोग मंच एक वैचारिक आंदोलन से शुरू हुआ। पहले इतना था कि देश भर के विश्वविद्यालयों में जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनके बीच में विचार गोष्ठियों के माध्यम से इस विषय को जीवित रखना बहुत ज़रूरी है, विषय यानी तिब्बत विषय को। तो इसलिए उस समय प्रारंभ में जगह जगह विश्वविद्यालयों में विचार गोष्ठियों का आयोजन ये इस प्रकार से इसको शुरू किया गया। और अभी पूर्व में केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के जो कुलपति थे डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी, वो सबसे पहले भारत तिब्बत सहयोग मंच के संयोजक थे। तो उन्हीं के नेतृत्व में पूरे देश भर के विश्वविद्यालयों में इस प्रकार का आयोजन हुआ करता था। और पिछले कुछ वर्षों में ये कहा जाए 2005 से तब से इस आंदोलन को हमने वैचारिकता के साथ में एक बड़ा रूप देने का काम किया और संगठनात्मक दृष्टि से भी और आंदोलनात्मक दृष्टि से भी एक बड़ा प्रभाव बन चुका है। ये भारत तिब्बत सहयोग मंच 4 शब्दों से बना हुआ है। भारत तिब्बत मंच विस्तार से तो थोड़ा सा बताइए, भारत तिब्बत सहयोग मंच आखिर में कैसे बना? भारत तिब्बत सहयोग मंच यानी कि तिब्बत को भारत सहयोग करे उसके लिए एक ये मंच बना, इसको मैं इस तरीके से कह सकता हूँ। और मैं ये भी कहता हूँ कोई भी जो संस्था बनती है अगर वो उद्देश्यपरक संस्था है तो वो जीवंत रहती है। और वैसे ही बहुत लोग शौक में संस्थाएं बना लेते हैं जो थोड़े दिन चला करती हैं, उसके बाद में वो मृतप्राय हो जाती हैं, उनको कोई संभालने वाला देखने वाला नहीं होता। लेकिन भारत तिब्बत सहयोग मंच 23 वर्ष पहले जब बना, सबसे पहली बात इस संस्था के स्थापना काल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर्थ सरसंघ चालक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया जी और 5वें सरसंघ चालक केसी सुदर्शन जी और साथ ही तिब्बती धार्मिक गुरु ऐसे परम पावन दलाई लामा जी का आशीर्वाद इस संस्था को मिला। जब ऐसे बड़े बड़े ऋषि मनीषियों के आशीर्वाद से कोई संस्था का निर्माण हुआ हो और किसी उद्देश्य, ये कह सकते हैं कि उद्देश्य के लिए जो ये किसी संस्था का निर्माण हुआ हो, तो वह संस्था लंबे समय तक एक मिशन के रूप में काम करने वाली संस्था, जब तक उसका मिशन पूरा नहीं हो जाता तब तक ये निरंतर सतत चलती रहती हैं। और ऐसे संस्था को भी और संस्था में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को भी परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद भी मिलता है। हमारे चैनल ने आपके अभी कुछ ही दिनों से प्रोग्राम कवर किए हैं, आपकी मंच पर अच्छी भूमिका रहती है, आपने पौधा छोटा लगाया बड़ा हो गया।
आपका नाम भी चर्चित में है, काफ़ी करीबी दिल्ली में आपने मेहनत की और आज इस भारत सहयोग मंच को, बड़े तिब्बत को बड़े रूप में लेके आ गए हैं आप। तो तिब्बत कितने खुश हैं तिब्बती आप इस योजना से? ऐसा है, मैंने बताया कि जिस प्रकार 1999 से पूर्व तिब्बत का विषय जनता की नज़रों में नहीं था। कहीं छोटा मोटा तिब्बतियों ने कुछ कर लिया, अपने आप वो कर लिया, बाकी समाज में कोई विशेष रूप से कोई समर्थन देने वाला ऐसा नहीं था। लेकिन आज तिब्बतियों को भी लगता है कि भारत तिब्बत सहयोग मंच ये एक राष्ट्रवादी संस्था है और ये एक ऐसी संस्था है, और मैं ये कहता हूँ कि विश्व में, भारत ही नहीं विश्व में, भारत तिब्बत सहयोग मंच एक सबसे बड़ी संस्था का रूप ले चुकी है, जिसके पास लाखों लाख कार्यकर्ता हैं। इससे बड़ी कोई संस्था मुझे लगता है कि होगी नहीं। और जो तिब्बतियों ने स्वप्न देखा, जिसको सोच सोच करके वो आज भी आंसुओं से रोते हैं कि हमारा देश मिलना चाहिए, हमें हमारे पूर्वजों के घर मिलने चाहिए, जहाँ पर हमारा जन्म हुआ, हमारी जन्मभूमि वो है, कर्म भूमि भारत है, वो मिलना चाहिए हमें जन्मभूमि। तो उसके लिए वो आशा भरी नज़रों से अगर उनको कुछ लगता है तो मुझे लगता है कि वो भारत तिब्बत सहयोग मंच ही उनको लगता है। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, जो भी आपकी यात्रा जाती है, त्याग यात्रा, इसका क्या संदेश जाता है लोगों में? देखिए, 2012 में ये तवांग तीर्थ यात्रा शुरू हुई। मैं अक्सर ये भी कहता हूँ कि हिंदुस्तान में यात्राओं का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। चाहे वैष्णो देवी की यात्रा हो, चाहे बाबा अमरनाथ की यात्रा हो, चाहे बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा हो, चाहे चार धाम यात्रा हो, चाहे सिख गुरुओं की यात्रा हो, चाहे बोध गया की यात्रा हो, चीवरदान यात्रा हो, चाहे तीर्थंकरों की यात्रा हो, ऐसे तमाम इस देश में यात्राओं का आस्था के रूप में बड़ा महत्व रहा है। ऐसी तवांग तीर्थ यात्रा भी किसी ज़माने में हुआ करती थी, और मैं तो ये बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ कि उस यात्रा में बड़े बड़े महापुरुष गए, बड़े बड़े संत, ऋषि, मुनि, मनीषी और बौद्ध भंते, बौद्ध भिक्षु ऐसे। और साथ ही मैं ये कह सकता हूँ कि गुरु नानक देव जी भी जब कैलाश मानसरोवर साधना करने के लिए गए, वो भी तवांग के मार्ग से होते हुए गए। तो ऐसी वो पवित्र यात्रा है। लेकिन हाँ, कि वह जो यात्रा जो थी वो समूहों में बटी हुई थी। कभी 2 लोग चले गए, 4 लोग, 5, 7, 10 लोग चले गए, और जिसका जब मन आया वो तब चला गया। लेकिन माननीय इंद्रेश जी ने इसको एक सूत्र में पिरोने के लिए और एक बड़ा संदेश देने के लिए 1 सप्ताह की यात्रा शुरू की, 19 नवंबर से 25 नवंबर। और आप ये कहेंगे कि ये तिथि ही क्यों? वो उसका एक बड़ा महत्व है अपने आप में। 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर आक्रमण किया। जब वह आक्रमण किया, वह युद्ध लगभग 1.25 महीने के आसपास चला। जब चीन की सेना बॉमडिला में थी, तो उसका एक अपना में महत्व है कि 20-21 तारीख के आसपास वह बॉमडिला में थी चीन की सेना। उसी समय वहाँ से आदेश हुआ चीन की ओर से, बीजिंग से, युद्ध विराम करके। तो हम उसे 20-21 को बॉमडिला में हर वर्ष होते हैं। इसका ये एक महत्वपूर्ण है। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि ये तवांग तीर्थ यात्रा मल्टीपल यात्रा है। ये आध्यात्मिक दृष्टि से भी, क्योंकि हम माता कामाख्या देवी के दर्शन करके इस यात्रा को शुरू करते हैं, और रास्ते में ऐसे तमाम मंदिर हैं। एक मंदिर की मैं चर्चा करूं विशेष रूप से, तेजपुर में, आसाम में आता है तेजपुर। उस तेजपुर में महाभैरवी मंदिर है, महाभैरवी प्राचीन मंदिर। उस मंदिर में शिवलिंग है, और वह शिवलिंग स्थापित नहीं किए, वह शिवलिंग की उत्पत्ति हुई वहाँ पर। और साथ ही लोगों का ऐसा मानना है, कहना है कि वर्ष में 1-1.5 इंच इस शिवलिंग का आकार स्वतः बढ़ता है। शुरू में वो छोटा सा शिवलिंग था, आज वो उसका आकार काफ़ी बड़ा हो गया है। ऐसे ही उस मार्ग पर तमाम धार्मिक स्थल हैं, और बहुत सुंदर सुंदर बौद्ध गुम्फाएं, मोनेस्ट्रीज़ हैं, जहाँ जाकर के मन बड़ा प्रफुल्लित होता है। ऐसे ही
तवांग मठ के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है। जब परम पावन दलाई लामा जी तवांग अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर जाते हैं तो वो वहीं जाते हैं तवांग मठ में, तो सभी यात्री उस तवांग मठ के भी दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो आध्यात्मिक दृष्टि से ये। दूसरा मैं कहता हूँ पर्यावरण की दृष्टि से, उस क्षेत्र का पर्यावरण की दृष्टि से बड़ा महत्व है। एकदम साफ सुथरा स्थान। ऐसे ही प्राकृतिक दृष्टि से भी, मनोरंजन की दृष्टि से भी वहाँ इतनी सुंदर सुंदर झीलें हैं, सुंदर सुंदर जो है झरने हैं, और बहुत ही सुंदर पहाड़ हैं, और तमाम प्रकार की चीज़ें, बर्फ़ वहाँ पड़ती है। तो इसलिए सौंदर्यता मनोरंजन की दृष्टि से भी अपने आप में वह स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार यह यात्रा देशभक्ति से ओतप्रोत है। जगह जगह वहाँ पर छावनियाँ हैं। पूरा गुवाहाटी से लेकर के बुमला बॉर्डर तक, जो कि भारत और तिब्बत की सीमा है, जिस पर दुष्ट चीन ने नाजायज़ कब्जा किया है, वहाँ हम बिल्कुल बॉर्डर तक जाते हैं और वहाँ तक पूरा का पूरा क्षेत्र छावनी में तब्दील है। भारत की सरकार ने वहाँ अनेकों प्रकार के परमाणु प्रक्षेपास्त्र भी वहाँ रखे हुए हैं। और ऐसी 1962 के युद्ध में एक स्थान आता है जसवंतगढ़। एक सैनिक था जसवंत सिंह, जिसने 72 घंटे लगातार चीन की सेना को दर्रे के उस पार तक रोकने का काम किया, भूखे प्यासे रह के। एक अकेला सैनिक वह बचा था, पूरी सेना, हमारे सारे जवान शहीद हो गए थे। तो ऐसा उनकी स्मृति में उस स्थान का नाम जसवंतगढ़, और वहाँ पर उनका एक स्मृति स्थल वहाँ बनाया हुआ है, उनकी प्रतिमा लगी है। सभी यात्री उनको नमस्कार वंदन करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो देशभक्ति से ओतप्रोत हैं, लोगों को, सभी यात्रियों को देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत करती हैं। और यह यात्रा, मैं ये कहता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि तिब्बत की आज़ादी के लिए एक पूरे देश को ही नहीं, पूरे विश्व को एक संदेश देने वाली यात्रा है। और हमारा इसका एक उद्देश्य और ये भी है कि तवांग हिंदुस्तान का सबसे अंतिम जिला है। वहाँ जब मैं जाता हूँ, वहाँ गरीबी बहुत है। वहाँ सड़क के किनारे लोग, दुकानें ऐसे ही बैठे हुए हैं, एक कपड़े के टुकड़े पर वो थोड़ा बहुत फल फ्रूट रख करके वो बेचते हैं, उससे अपना गुजर करते हैं। तो ऐसे वहाँ की संस्कृति को, वहाँ की पहचान को बाकी हिंदुस्तान के लोगों ने देखना चाहिए, और वहाँ के लोगों को भी भारत के अन्य प्रांतों से गए हुए लोगों से बातचीत करने का अवसर मिले। वहाँ के लोग भारत के अन्य लोगों से मिलकर के उनको ये महसूस होना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ, मैं भारत का नागरिक हूँ। तो ये एक संदेश आपस में मिलाप जोड़ाप आपस में हो, ये एक महत्वपूर्ण है। तो इस यात्रा का ऐसे और भी कई चीज़ें हैं जिनमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यह अदा करती है। ये थे भारत तिब्बत सहयोग मंच के राष्ट्रीय महामंत्री पंकज गोयल जी, जो कि भारत तिब्बत सहयोग मंच के विस्तार रूप से हमें समझाया। नेक्स्ट पार्ट के फिर खासियत की मुलाकात में फिर मिलेंगे। कैमरामैन मयंक श्रीवास्तव के साथ मैं कपिल श्रीवास्तव, हिंदी न्यूज़ 1 दिल्ली।